लेकिन सन 2013 में सब बदल गया जब एक माइनर लड़की ने आसाराम बापू के ऊपर एक केस का आरोप लगाया। यूपी के शाहजहांपुर में एक परिवार था जो आसाराम बापू का बड़ा भक्त था। बापू को भगवान का दर्जा दे रखा था। जब शाहजहांपुर में आसाराम बापू का आश्रम बना तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने वाले इस परिवार ने बड़ी रकम दान दी थी। आसाराम बापू के प्रति इस परिवार की इतनी आस्था थी कि 3 में से 2 बच्चे छिंदवाड़ा एमपी में बने आसाराम की बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। सोचा था बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, लेकिन 7 अगस्त सन 2013 को आई एक फोन कॉल के बाद ये परिवार तबाह हो गया। 2-3 अगस्त को लड़की की तबीयत खराब हो गई, थोड़ा चक्कर आ गया और लड़की गिर गई। गुरुकुल की लड़कियों ने वार्डन शिल्पी को बताया। वार्डन शिल्पी आई और लड़की से कहा तुम आराम करो। लड़की को डॉक्टर के पास नहीं ले गई वार्डन शिल्पी, और 2-3 दिन बाद आश्रम के डायरेक्टर शरद ने लड़की को अपने कमरे में बुलाया। डायरेक्टर शरद ने लड़की से कहा तुम पर भी भूत का साया है। तुम पर भी भूत का साया है। और वार्डन शिल्पी ने कहा तुमको सात्विक बनना चाहिए। हाँ, तुम्हें सात्विक बनना चाहिए। दूसरे दिन लड़की के पेट में दर्द होने लगा। लड़की को डॉक्टर के पास नहीं ले गए, बल्कि उसे अनुष्ठान में बैठने को कहा। पूरी रात महामृत्युंजय का जाप चलता रहा। लड़की से भी पाठ कराया गया। अगले दिन वार्डन शिल्पी लड़की के पास आई और कहा तुम पर भूत का साया है। ये बात बापू को बता दी गई है और तुम भी अपने बड़े भाई को फोन करके बता दो। 7 अगस्त को शिल्पी ने लड़की के बड़े भाई को फोन किया और लड़की को जो बोलने को कहा लड़की ने बोल दिया। हेलो, मेरी तबीयत बहुत सीरियस है, तुरंत मम्मी पापा को इलाज के लिए भेजो। 8 अगस्त सन 2013 को लड़की के माता पिता गुरुकुल आ गए थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। 9 अगस्त की सुबह माता पिता लड़की से मिले और वार्डन शिल्पी ने कहा आपकी बेटी पर भूत प्रेत का साया है। ये बात बापू को बता दी गई है। आप लोगों को वहीं जाना पड़ेगा जहां बापू हैं। अब लड़की के पिता बापू के सेवादार शिवा को जानते थे। लड़की के पिता ने सेवादार शिवा से पूछा तो उसने पहले तो कहा कि बापू दिल्ली में हैं। तो परिवार 12 अगस्त को दिल्ली पहुंच गया, लेकिन फिर फोन पर शिवा ने बताया कि बापू जोधपुर की एक कुटिया में है, तुम वहां आ जाओ। 14 अगस्त की सुबह परिवार जोधपुर पहुंचा तो क्या देखा कि वहां कुटिया नहीं, एक 2 बेडरूम का बंगलो है जो बहुत महंगे व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। जब परिवार आश्रम के अंदर गया तो बापू लगभग 150 लोगों के साथ सत्संग कर रहे थे। सत्संग के बाद बापू परिवार से मिले और बापू ने कहा कहाँ से आए हो आप? तो लड़की के पिता ने कहा गुरुकुल से बताया गया था कि आपसे मिलना है। फिर बापू ने लड़की से पूछा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हें क्या बनना है? लड़की बोली मुझे सीए बनना है। तो बापू बोले सीए बनकर क्या करोगी? सारे ऑफिसर तो हमारे चरणों में पड़े रहते हैं। सीए बनकर क्या करोगी तुम? सारे अफसर तो हमारे चरणों में पड़े रहते हैं। और लड़की से कहा तुम टीचर बन जाना। तुम टीचर बन जाना। 15 अगस्त करीब रात 10 बजे बापू कुटिया के पास ले गए और माता पिता से कहा तुम लोग यहाँ जाप करना और ध्यान करना, फिर चले जाना। बापू ने लड़की को कुटिया के पीछे वाले गेट से बुलाया, फिर लड़की को 1 गिलास दूध दिया। थोड़ी देर बाद बापू ने अपने रूम की लाइट बंद कर दी। 1 घंटे बाद लड़की कमरे से बाहर आई। लड़की डरी सहमी सी थी। माँ ने बेटी से पूछा क्या हुआ, तो बस बेटी ने इतना कहा मुझे वापस घर ले चलो। परिवार अगले ही दिन शाहजहांपुर लौट गया। अब परिवार के लोगों की कपकपी छूटने वाली थी। बेटी ने माँ को बताया कि आसाराम ने मेरे साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया है। द कैरेवन मैगजीन रिपोर्ट के मुताबिक इस केस के चार्ज शीट में जो लिखा है वे और दहला देने वाला है। द कैरेवन के मुताबिक लड़की के कपड़े उतारे, सेक्स करने पर मजबूर किया, विरोध करने के बावजूद उसे जगह जगह चूमा, लड़की को धमकाया कि इस बारे में किसी को कुछ कहा तो वे उसके परिवार को मरवा देगा। माता पिता गुस्से से भर गए। पिता ने कहा कि आसाराम से हम 20 अगस्त को तुरंत मिलना चाहते थे, इसलिए हम दिल्ली गए जहां आसाराम का सत्संग चल रहा था। लेकिन आसाराम ने परिवार से मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिवार उस समय उसके सबसे नजदीकी कमला नगर पुलिस स्टेशन गया और शिकायत दर्ज कराई। ये एक 0 FIR थी
ये एक ऐसी एफआईआर होती है जिसे कहीं भी दर्ज किया जा सकता है और बाद में कंसर्न पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 20 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुई। इसी दिन मीडिया को जानकारी मिल गई। दिल्ली के एक स्टार न्यूज रिपोर्टर ने जोधपुर के आईपीएस अधिकारी अजय लांबा को संपर्क करके 21 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में लड़की की मेडिकल जांच कराई। जांच में एक्सप्लॉयटेशन की कंफर्मेशन हुई, जो कि घटना जोधपुर में हुई थी। इसलिए केस को वहां की पुलिस को भेज दिया गया। लेकिन भारत जैसे देश में जहां खबरें हवा से भी तेज फैलती हैं, खासकर बात जब किसी मशहूर गुरु की हो जिसके लाखों भक्त हों, तो रहस्य ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहता। खबरें उसी दिन से सिरने लगी। भारत में पुलिस स्टेशन खासकर बड़े मामलों में अक्सर खबरों का स्रोत बन जाते हैं। कभी पुलिस सूत्र पत्रकारों को टिप देते हैं। सबसे पहली खबर इंडिया टुडे ने छापी। इंडिया टुडे ने लिखा, आसाराम बापू पर जोधपुर की किशोरी से कार का दिल्ली में मामला दर्ज। इसके बाद हर न्यूज चैनल ने इस खबर को छापा। उमा भारती उस समय जो बीजेपी नेता थी, उन्होंने 22 अगस्त 2013 को ट्विटर में ट्वीट करके कहा था कि आसाराम बापू निर्दोष हैं और उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का विरोध करने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। 23 अगस्त को कहानी ने नया मोड़ लिया जब ये खबर पूरे देश में फैल गई। आसाराम के समर्थकों ने इन अपमानजनक आरोपों से गुस्सा होकर दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया। इस हिंसक प्रदर्शन ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी और मीडिया का ध्यान और बढ़ गया। बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट फिर बात जाने 23 अगस्त सन 2013 को आसाराम के समर्थन ने कहा, कार का आरोप कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। जोधपुर पुलिस ने आसाराम बापू को 26 अगस्त सन 2013 को समन जारी किया। 30 अगस्त सन 2013 तक जोधपुर पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया था। ये समन उनके अहमदाबाद के आश्रम में पहुंचाया गया। नरेंद्र मोदी उस समय के गुजरात के सीएम, उन्होंने पार्टी नेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई बीजेपी नेता आसाराम का समर्थन या बचाव न करे। आसाराम के बेटे नारायण साईं ने इंदौर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, लड़की मेंटली अनस्टेबल है। 29 अगस्त को आसाराम ने मीडिया को बताया कि वे किसी राजनीतिक पार्टी को दोषी नहीं मानते, लेकिन आसाराम ने कहा, मेरे बारे में जो बात कही जा रही है, लोग मुझे बता रहे। आसाराम बापू ने हेल्थ रीजंस का हवाला देकर एक्सटेंशन मांगा, लेकिन 30 अगस्त सन 2013 को वे जोधपुर पुलिस के सामने नहीं पेश हुए। इसके बाद जोधपुर पुलिस आसाराम बापू को गिरफ्तार करने का प्लान बनाती है। जब टीम जोधपुर बापू के भोपाल आश्रम पहुंची तो उन्हें ये जानकर सदमा लगा कि आसाराम बापू शहर छोड़कर भाग गए हैं। इसके बाद सभी प्रमुख शहरों में पुलिस टीम को अलर्ट कर दिया जाता है, लेकिन कोई भी आसाराम बापू को नहीं ढूंढ पाता। 31 अगस्त को जोधपुर पुलिस एक कॉन्फ्रेंस करती है और अनाउंसमेंट करती है, आसाराम फरार हो गया है और उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही उन्हें भोपाल एयरपोर्ट से फोन आता है कि आसाराम बापू भोपाल एयरपोर्ट पर हैं। आसाराम बापू कार से उतरते हैं और जल्दी हवाई अड्डे में प्रवेश करते हैं। आसाराम बापू भोपाल हवाई अड्डे से इंदौर में अपने आश्रम भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इंदौर आश्रम में पहले से ही सादे कपड़ों में कई पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। आसाराम बापू को जोधपुर पुलिस की एक टीम ने 31 अगस्त सन 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित उनके आश्रम से गिरफ्तार किया था और 1 सितंबर को हवाई मार्ग से दिल्ली होते हुए जोधपुर ले जाया गया था। डीसीपी अजय लांबा अपनी बुक में लिखते हैं, तो आसाराम कहने लगा, तुम लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, तुम्हें अभी ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा कि मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। आसाराम ने पुलिस पर अपना रौब झाड़ने की कोशिश की। इसके जवाब में सुभाष ने अपने पॉकेट से फोन निकाला और फोन को ही स्विच ऑफ कर दिया। इससे आसाराम घबरा गया। पुलिस आसाराम को जोधपुर लेकर पहुंची, लेकिन अब पुलिस को समझ आ गया था कि आसाराम के समर्थक क्या कर सकते हैं, इसलिए वे पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि एक गेस्ट हाउस ले जाते हैं। वहाँ डीसीपी अजय लांबा आसाराम से पूछते हैं, तू ये बता कि ये सब क्या कर डाला तूने, जल्दी बता। इसके जवाब में आसाराम बापू ने जो कहा उसे सुनकर अजय लांबा चौंक गए।
आसाराम ने कहा गलती कर दी मैंने। फिर आसाराम पुलिस को सारी जानकारी देते हैं और जो भी जानकारी देते हैं वह विक्टिम लड़की द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से मेल खाती है। आसाराम पर आईपीसी की धारा 342, 376, 506 और 509 के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा लगाई गई। पहले तो आसाराम पुलिस से कहता रहा कि वह नपुंसक है। जब पुलिस ने आसाराम का पोटेंसी टेस्ट कराया तो उसमें पॉजिटिव निकला। सेक्सुअलिटी पूरी तरह से एक्टिव है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ का कहना था कि इस पोटेंसी टेस्ट से ये कंफर्म हो गया है कि आसाराम 16 साल की लड़की के साथ जैसे अपराध करने लायक है। फिर आसाराम बापू को हिरासत में भेज दिया जाता है। आसाराम बापू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस चैन से नहीं रह पाती है। उसे ज्यादा धमकियां मिली थी। 17 सितंबर को आसाराम के वकील राम जेठमलानी ने कहा कि पीड़ित एक पुरानी बीमारी से पीड़ित है जो एक महिला को पुरुष की ओर आकर्षित करती है। 2013 को सूरत की 2 बहनों ने कार का आरोप लगाया। दोनों बहनों में बड़ी बहन ने आरोप लगाया कि किया, जबकि छोटी बहन ने सूरत में आसाराम के बेटे पर यही आरोप लगाया। नारायण साईं को दिसंबर सन 2013 में गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ पुलिस चार्जशीट 1 मार्च सन 2014 को दाखिल की गई। सबूत जुटाने में लग जाती है। पुलिस को जो पता चला वे आपके होश उड़ा देगा। आसाराम से एडिक्ट था। आसाराम सत्संग में सुंदर लड़की पसंद आने पर टॉर्च की रोशनी मारता या फल फेंक कर इशारा करता। इशारा मिलते ही सेवक उस लड़की की सारी जानकारी जुटाते और उस लड़की के परिवार तक पहुंचते थे। आसाराम की सेविकाएं लड़कियों का ब्रेन वॉश करती, तन मन धन आसाराम बापू को समर्पित करने के लिए कहती। गुरु सेवा और गुरु भक्ति जैसी बुक पढ़ने के लिए दी जाती। सन 2013 में इंडिया टुडे को आसाराम की फॉलोअर सुधा पटेल ने इंटरव्यू दिया था जिसमें आसाराम की काली करतूतों के बारे में बताया था। सुधा पटेल का कहना था कि ऐसा बहुत ही कम होता था। उल्टा लड़कियां और उनके परिजन तो यही मानते थे कि उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो लड़कियां इस बात पर भी बहस करती थीं कि आज आसाराम की कुटिया में कौन जाएगा। कई लड़कियों का तो इस तरह ब्रेन वॉश किया कि उन्होंने आसाराम को पति मानकर खिचड़ी और करवा चौथ का व्रत रखती थी। आसाराम ऐसी दवा लेता था कि जिस पावर बढ़े। राहुल के सचान आसाराम का मैनेजमेंट का काम देखता था। उसे आश्रम में कहीं भी आने जाने की अनुमति थी। करीबी होने के कारण राहुल के सचान ने आसाराम को कई बार लड़कियों के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ क्रिमिनल केसेस में 9 गवाहों पर हमले हुए जिसमें से 3 की मौत हो गई। जरा सोचिए, इतना सब होने के बावजूद अदालत और पुलिस अपना काम करती हैं और फैसला आता है। 25 अप्रैल सन 2018 को जोधपुर सेशन कोर्ट ने 16 साल की लड़की केस में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। शिल्पी व शरद को 20-20 साल जेल और शिवा और प्रकाश बरी कर दिए जाते हैं। 26 अप्रैल सन 2019 को सूरत सेशन कोर्ट ने छोटी बहन के साथ में नारायण साईं को दोषी ठहराया। 30 अप्रैल सन 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 30 जनवरी सन 2023 को गांधीनगर सेशन कोर्ट ने बड़ी बहन के